नमस्कार। आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो बात सारी आपाधापी और जल्दबाजी भरी जिंदगी में थोड़ा ठहर कर और रुक कर सुनने वाली बात है, क्योंकि वो बात सीधे आपके जीवन से जाके जुड़ती है। और चूंकि जीवन से जाके जुड़ती है तो स्वाभाविक है, गहरी विवेचना मांगेगी, विचार विमर्श मांगेगी, व्याख्या मांगेगी, थोड़ा विस्तार मांगेगी। तो मैं इस बात पर आगे भी आपके पास आती रहूंगी। यदि आप मेरी बातों को कंटिन्यू सुनना चाहते हैं इस विषय पर, जिस विषय पर आज मैं बात करने जा रही हूँ, पेरेंटिंग पर बात करने जा रही हूँ मैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें मेरे आगामी वीडियोस का। आज सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है, क्या करें बच्चा कहना नहीं मानता, बहुत जिद्दी हो गया है, इतना छोटा है पर बहुत गुस्सा करता है, पढ़ने में तो जैसे उसका मन ही नहीं लगता। ऐसे परेशान हैरान से माता पिता बहुत बार मेरे पास आते हैं। और केवल ये युवा माता पिताओं की ही परेशानी नहीं है, प्रौढ़ माता पिताओं को भी मैंने चिंतित होते देखा है। वो तो अपने बच्चे का एक नाम ही रख देते हैं, गुन्ना हो गया है या गुन्नी हो गई है। हमसे बात ही नहीं करना चाहते, उन्हें तो दोस्ती सबसे अच्छे लगते हैं। हमारी बात तो जैसे उनको काट खाने को दौड़ती है। काफी संबंध उनके कसेले से हो जाते हैं। बच्चा घर में रहकर भी घर का सा नहीं रह पाता। और यदि मैं वृद्ध माता पिता की बात करूं तो आप सबसे क्या छुपा है कि हमारे समाज में आज किस तरीके से वृद्धावस्था उपेक्षा का पात्र बन गई है। जिन बच्चों को माता पिता बड़ी मेहनत से पालते पोसते हैं, पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर या कोई मुकाम पर पहुंचा देते हैं, वही बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजकर और खुद सुख मौज का जीवन जी रहे होते हैं। वहां भी शिकायत माता पिता को अपने बच्चों से है और बच्चों को अपने माता पिता से है। क्या कारण है? क्या कारण है कि जो बच्चे माता पिता के लिए ईश्वर का एक तोहफा होते हैं और जो माता पिता बच्चों के लिए वरदान से कम नहीं होते, क्या कारण है कि एक समय के बाद माता पिताओं को बच्चों से और बच्चों को अपने माता पिताओं से इतनी जबरदस्त शिकायत हो जाती है। दोनों एक दूसरे से कन्नी काटते नजर आते हैं। दोनों के बीच में एक लंबी चौड़ी खाई खुद जाती है और कभी कभी तो ये खाई अंत समय तक चलती रहती है। क्या कारण है? कभी सोचा है आपने? है कारण, शायद कहीं कारण हमारे परवरिश में है, हमारे पालन पोषण में है। मैं ये नहीं कहूंगी कि माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि पालन पोषण क्या है। क्या पालन पोषण परवरिश करने का अर्थ सिर्फ यह है कि बच्चे को जन्म दे दिया जाए, उसे दूध पिला के बड़ा कर दिया जाए, उसे खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए, उसको उच्च शिक्षा दिला दी जाए, उसे अच्छे कपड़े, अच्छे स्कूल और अच्छा रूम, उसको एक मोटरसाइकिल, जो बच्चे को सुविधा चाहिए वो सुविधा दे दी जाए, बड़ा होके वो अच्छी नौकरी कर ले, नौकरी न कर पाए तो माता पिता अपनी गाड़ी कमाई से बचे हुए जो पैसे हैं उससे उसको कोई रोजगार करा दे और फिर उसका शादी ब्याह करके उसका घर बसा दे। क्या वास्तव में इसी को ही पालन पोषण कहते हैं? हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा कि वास्तव में परवरिश है क्या। कैसे हम बच्चों को केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि उनको मानसिक और बौद्धिक रूप से भी विकसित और सुदृढ़ करें, जिससे कि जिन समस्याओं का सामना आज हम कर रहे हैं हमें उन समस्याओं से थोड़ी सी निजात मिले। कैसे बच्चों और माता पिता के बीच में आदर्श संबंध बने, कैसे एक पॉजिटिव पेरेंटिंग के माध्यम से
हम बच्चों में नैतिक मूल्य, नीति, नियम, इन सबको पोषित कर सके। माता पिता का हमेशा से ही एक सपना होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर लायक बने, और लायक होने के साथ साथ वो माता पिता के सुख दुख में भागीदार बने। एक्चुअली में जो माता पिता और बच्चों का जो संबंध है ना, मैं तो कहूंगी हर कोई रिश्ता एक सड़क की दो राहों वाली सड़क की तरह होता है, दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से चलता है। ये एक साझेदारी है जो दोनों को ही निभानी है, लेकिन जिम्मेदारी तो माता पिता की है, क्योंकि बच्चों में वो क्या गुण, वो क्या संस्कार डाल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में मैं ये कहूं कि हमारा जीवन एक सुंदर बगीचे की तरह है, जिसमें बच्चे एक खुशबूदार रंग रंगीले बच्चों की तरह फूल हैं जो हमारे बच्चे हैं। जिस तरीके से माली अपने पेड़ पौधों की सार संभाल करता है तो वो उपवन महकता है, फूल खिलते हैं, उसके चटकीले रंग हमें आनंद देते हैं। उसी तरीके से यदि हमने अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पाल पोस कर संस्कारित कर दिया तो हमारा जीवन एक सुगंधित गार्डन की तरह बन जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कौशल को हम विकसित कैसे करें। एक प्रभावी और कुशल माता पिता, एक सफल माता पिता हम बने कैसे, कैसे ये पीढ़ियों के अंतराल को खत्म किया जाए, कैसे वो समझें कि बच्चों को कैसे मर्यादाओं में रखा जाए, कौन सी मर्यादाएं उन पे लगाई जाएं, किस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जाए, कहां उन पर अंकुश लगा जाए कि बच्चे बिगड़े नहीं बल्कि एक नया संस्कार सीखकर एक सफल जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाए। और माता पिता के बीच में जो ये दूरियां बढ़ती जाती हैं बच्चों के और माता पिता के बीच में, वो दूरियां कम हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, और बड़ी मतलब मुझे ये स्थिति बड़ी विडंबना वाली लगती है कि एक डॉक्टर को बनाने के लिए हम 5 साल MBBS कराते हैं, 2 साल उसको MD कराते हैं। इंजीनियर बनाने के लिए हम 5 साल पढ़ाते हैं, IAS RAS के लिए न जाने कितने दिन तक प्रशिक्षण लेते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि माता पिता बनने जा रहे हैं हम, एक जीती जागती मशीन का सृजन करने जा रहे हैं, एक जीते जाते जीव को हम पालने जा रहे हैं। कैसे पालें? क्या उसको कोई कौशल या कोई इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाता है? हाँ, पहले हमारे संयुक्त परिवार होते थे, वहां फिर भी थोड़ी बहुत इस तरीके की शिक्षा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल जाया करती थी, लेकिन आज तो एकल परिवार हो गए। विडंबना यह है कि मैं ये देख रही हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चे को उस तरीके से पाल लेता है जैसे उसके माँ बाप ने उसको पाला था। वो देखता ही नहीं कि उस समय में और आज के समय में कितना फर्क आ गया है। हाँ, कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं जिनको अपने मम्मी पापा की कोई बात गलत लगती है तो वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ ये नहीं करेंगे, और यदि उनको कोई बात अच्छी लगती है तो वो उस बात को दोहराते हैं। लेकिन समय बदल चुका होता है, परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं, वक्त की मांग बदल चुकी होती है, और उस मांग और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, जिससे हमारी ये शिकायत दूर हो कि क्या करें, बच्चा नहीं मानता। मैं आपको बताऊं ना, साहित्य इस मामले में हमारी बड़ी सेवा कर रहा है। वो कोई बंधा बंधाया कोर्स या प्रशिक्षण तो नहीं दे रहा है, लेकिन साहित्य में मैं शुक्रगुजार हूं साहित्यकारों की कि साहित्य में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कविताएं, रिपोर्टाज, संस्मरण बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और यदि हम उनको गहनता से पढ़ें, उनका अध्ययन करें, उनके व्याख्या और विश्लेषण करें और सीखना चाहें, अपने मन को खाली कर सीखना चाहें, तो वो हमें सिखाता है कि बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाए, कैसे हम बच्चे के बाल मनोविज्ञान को समझें। और 2 जनों को यह समझना बहुत जरूरी है, एक तो माता पिता और एक शिक्षक। शिक्षक और माता पिता ने यदि बाल मनोविज्ञान को नहीं समझा, नहीं सीखा,
तो वो अपने बच्चे को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते। हिंदी साहित्य में ऐसी अनेक कहानियां आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, अनेक ऐसे नाटक आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, उपन्यास आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, जैसे आपका बंटी, ऐसे बाल मनोविज्ञान पे आधारित एक उपन्यास है, मधुआ, जयशंकर प्रसाद की कहानी, ईदगाह, प्रेमचंद की कहानी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, जैनेन्द्र की भी बहुत सारी कहानियां बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। उनकी खेल कहानी, शेखर जोशी की दाजू कहानी, ये सब बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। यदि इन कहानियों को हम केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, थोड़ा जो लेखक का उद्देश्य रहा है वास्तविकता आपको बताकर और कुछ सीख लेने का, जो मादा पैदा करना चाहता है वो आपके अंदर, यदि उस दृष्टि से हम इन कहानियों को पढ़ें तो सच बताएं, आज जो समस्या हमारे सामने खड़ी है ना कि बच्चे को कैसे पालें, कहना नहीं मानता, गुन्ना हो गया है, छोड़ के चला गया है। वृद्ध लोगों का तो जनरली ये एक जबरदस्त आरोप रहता है अपने लड़के के लिए कि शादी के बाद वो तो पत्नी का गुलाम हो गया, छोड़ के चला गया हमको। यदि आप सब इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं ना, तो मेरा आपसे निवेदन है, बाल मनोविज्ञान पे आधारित इन कहानियों को पढ़िए। एक पंथ कई काज हो जाएंगे। साहित्य पढ़ेंगे, गुणेंगे, मनोरंजन होगा, और साथ ही आप बाल मनोविज्ञान को समझ जाएंगे कि बच्चे को कैसे पालना चाहिए। आज मैं आपको जैनेन्द्र कुमार की एक ऐसी ही कहानी, पाजेब कहानी के बारे में बताने जा रही हूं, जो मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई है। ये कहानी बाल हट से प्रारंभ होती है और बाल मनोविज्ञान के विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए अंत में हमको ये सिखा जाती है कि आखिर बच्चे के साथ कैसे, क्यों और कब, किस तरीके से पेश आना चाहिए। बड़ी प्यारी सी कहानी है, नाम है पाजेब, क्योंकि पूरी जो कहानी है वो पाजेब समझते हैं आप, जो महिलाएं अपने पैरों में पहनती हैं पायल, उसी पाजेब के चारों तरफ घूम रही है ये कहानी। एक्चुअल में ये कहानी कुछ इस तरीके से जैनेन्द्र ने हमारे सामने रखी है कि एक परिवार है, उस परिवार में एक बच्ची है, उसे पाजेब पहनने का बहुत शौक है। वो पाजेब पहनना चाहती है क्योंकि उसने अपनी कोई साथी है उसको पाजेब पहनते हुए देखा है, तो वो भी जिद कर उठती है कि मुझे पाजेब पहनना है, उसे शौक है, हट कर रही है कि मुझे पाजेब पहनना है। घर में बुआ आती है उसी समय। बुआ को जब उसकी हट मालूम होती है तो बुआ चूंकि बच्चों से बहुत प्यार करती है और हमेशा अपने उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाती रहती है, तो बुआ उनसे वादा कर लेती है कि मैं जब अब की रविवार को आऊंगी तो तुम्हारे लिए पाजेब लेकर आऊंगी। बुआ पाजेब लेकर आती भी है और वो बच्ची उस पाजेब को पहनती है। बच्ची जब उस पाजेब को पहनती है तो बहुत खुश होती है, और खुश होके, जैसे कि बच्चों की एक आदत होती है कि अपनी चीजों को चारों तरफ दिखाते हैं, वो भी बच्ची अपनी उस जो चमकीली चांदी की पाजेब है उसको उसने पहना। मुन्नी नाम है उस बच्ची का। पहनकर वो बहुत खुश हो गई, घर आंगन बाहर भीतर खूब घूमती फिरी, सबसे प्रशंसा पाने के लिए अपनी पाजेब दिखा रही है। सब जने खुश हैं, माँ बाप, उसका भाई है 8 साल का, आशुतोष उसका नाम है, वो भी बहुत खुश हो रहा है। लेकिन जैसा कि बच्चों में एक भाव होता है ईर्ष्या का या बराबरी करने का, प्रतिस्पर्धा करने का, उस बच्चे के मन में भी एक भाव आता है कि मुन्नी ने पाजेब मांगी तो बुआ ने दे दी, मैं भी, उसको भी बड़ी इच्छा है, वो भी साइकिल लेना चाहता है, वो भी अपनी फरमाइश बुआ के सामने रखता है और हट करने लगता है कि मुझे साइकिल चाहिए। बुआ उसको जन्मदिन पर साइकिल दिलाने का वायदा करके चली जाती है और बच्चा खुश हो जाता है कि चलो मुझे भी साइकिल मिलेगी, और बच्ची तो अपनी पाजेब से खुश ही है। अब देखो, बच्चों के जो भाव होते हैं ना, वो कभी कोई ऐसे स्थायी नहीं होते कि हमेशा वही चीज उनके पास रहे। कहाँ वो पाजेब के लिए वो बच्ची इतनी परेशान थी, हट कर रही थी, फिर उसको पाकर वो इतनी खुशी हुई कि चारों तरफ इतराती हुई फिर रही है। लेकिन शाम होते होते
शाम होते होते उसको वो पायजेब का जो शौक होता है वो पूरा हो जाता है, और बस उस पायजेब को उतार के रख दिया जाता है, और वो भूल भी जाती है, बच्ची भूल जाती है कि मैंने कोई पायजेब पहनी भी थी। ठीक है, बुआ भी अपने घर चली जाती है। अब जब दूसरे दिन पायजेब की बात देखी जाती है तो उसमें से एक पायजेब का भी गायब होती है। अब बात ये आती है कि ये पायजेब गई कहाँ, कहाँ गई। माँ मुन्नी के पिताजी से पूछती है, उनकी किताब कॉपी में ढूंढने लगती है, कहते अरे यहाँ कहाँ से पाजेब आएगी भाई, पाजेब नहीं है, और घर में कहीं ढूंढो। सारे घर में पाजेब ढूंढ ली जाती है, लेकिन कहीं भी पाजेब नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती है तो जैसा एक मनोविज्ञान है कि नौकरों पर शक किया जाता है, लेकिन मालूम पड़ता है कि नहीं, तो फिर शक की सुई घूमती है उस 8 साल के बच्चे की तरफ। आशुतोष जिसका नाम है, मुन्नी का जो भाई है, क्योंकि वो पतंग और डोर लेकर आया है। उसके सामने ये प्रश्न रखा जाता है कि क्या पाजेब तुमने ली है। वो मना करता है, लेकिन माँ बाप उसी पे ही शक कर रहे हैं कि ये बच्चा है, समझता नहीं है, इसको पतंग और डोर चाहिए थी, इसको पैसा चाहिए था, इसी ने ही पाजेब ली होगी। बार बार उस पर दबाव डालकर कि वो सच बता दे कि पाजेब उसने ली है। माता पिता उस पर दबाव डाल रहे हैं, तरह तरीके से दबाव डाल रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उसको मतलब मजबूर कर रहे हैं कि वो कहे कि हाँ मैंने पायजेब ली है, और इस तरीके से मजबूर कर दिया जाता है कि अंत में वो बच्चा तंग होके ये स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ पायजेब मैंने ही ली है। देखा, माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं, हमने कबूलवा लिया ना सच, हमने सच कबूलवा लिया। लेकिन हुआ ये कि बच्चा मजबूर होके कह रहा है कि शायद मेरा पीछा छूट जाएगा, अब मजबूर होके कह रहा है कि हाँ मैंने पायजेब ली। अब माता पिता तो बहुत खुश कि बच्चे से हमने कबूलवा लिया, देखा हमारा ज्ञान, देखा हमारा सामर्थ्य, बच्चे ने सच बोल दिया। अब बच्चे से पूछा जा रहा है कहाँ है पायजेब, बताइए। अब बच्चे ने चुराई हो तो बताए पायजेब कहाँ है। बच्चे ने एक्चुअली पायजेब चुराई नहीं है, लेकिन माता पिता कपोल कल्पना करे जा रहे हैं, अच्छा बताइए आपने पायजेब चुराई, आपने किसको दी। जबरदस्ती उससे ये भी कबूलवा लिया जाता है कि उसका एक दोस्त है छुन्नू, कि मैंने छुन्नू को दे दी। वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह देता है मैंने छुन्नू को दे दी। अब सब छुन्नू के घर में भी बवाल मच जाता है। छुन्नू की माँ से कहा जाता है कि आपके बेटे ने इस तरीके से पायजेब ले ली है मेरे बच्चे से। छुन्नू की माँ छुन्नू को भी खूब पीट पाट देती है। हकीकत यह है कि पायजेब तो छुन्नू ने भी नहीं ली है, गई कहाँ फिर पायजेब। तो शक होता, पूछा जाता है कि तुमने पतंग, मतलब उस पर जबरदस्ती हाँ करवाया जाता है। देखो जो हम सुनते हैं ना कि जिस तरीके से पुलिस कबूलवाती है जबरदस्ती, कभी कभी निरपराधी लोगों से किस तरीके से डंडे के बल पर कबूलवाती है कि नहीं ये कहिए, कबूलवाया जाता है। तुमने पतंग लेने के लिए ली थी ना पायजेब, तुम्हें पतंग चाहिए थी ना। अब बच्चा ये भी कह देता हाँ मैंने पतंग लेने के लिए की थी, मैंने पतंग वाले को पायजेब दिया है, मैंने उसको बेच दी, उसने मुझे कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे वो मुझे बाद में देगा। अब सब घर वाले सब खुश है, माता पिता बड़े खुश है कि देखो हम बच्चे से कितना सत्य कबूलवाए जा रहे हैं, और सब हम तो देखो कितने सफल माँ बाप हैं, देखो हम तो बच्चे का कितना मनोविज्ञान। और जगह जगह मतलब बार बार ये भी कहा जाता है देखो तुम्हें इनाम देंगे, तुम्हें ये देंगे। मतलब इस तरीके से बच्चों को बहुत मजबूर कर दिया जाता है, फुसला कर, धमका कर, डरा कर, कि वो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। अब उस पर प्रेशर डाला जाता है कि चलो तुम पतंग वाले के पास चलो और जाओ वहां से पायजेब लेकर आओ, चलो चाचा तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन वो बच्चे यदि पतंग वाले के पास गया हो, उसने वहां पायजेब दी हो, तो वो वहां जाए, वो वहां जाने से ना नुकुर करता है। पिताजी को गुस्सा आया था, दो चार जड़ देते हैं खींच के कि भाई तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, वो उसे कई बार कोठरी में भी बंद कर देते हैं। बच्चा कितना आहत, कितना परेशान, वो अपने अपराध को स्वीकार कर चुका है, लेकिन फिर भी माँ बाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। बुआ आती है एक दिन घर पे, बच्चे से बार बार प्रेशर डाला जा रहा है कि चलो पतंग वाले के पास चलो। बुआ कहती क्या बात है, क्यों बच्चे को परेशान कर रखा है भाई, कहाँ लेके जा रहे हो इस बच्चे को। ये कहते हुए बुआ अपना बक्सा खोलती है और अपने जैकेट पहन रखी होती है बुआ ने, उस जैकेट में से वो पाजेब निकाल के देती है। अरे बेटा वो मैं पिछली बार आई थी ना और मुन्नी के लिए पाजेब लेके आई थी, देखो एक पाजेब तो मेरी जेब में ही चली गई। पिताजी चौंक पड़ते हैं, हाथ प्रभ हो जाते हैं। कितना जबरदस्त व्यंग है। माता पिता खुश होते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल खुश नहीं है।
पाजेब पाके बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उसने इतनी सजा भुगत ली, इतना दंड उसे मिल चुका, जो काम उसने किया ही नहीं उसका दंड उसने भुगता है। तो ये जो पाजेब कहानी है ना, ये कहीं ना कहीं हम माँ बापों को ये सिखा रही है कि हम अपने बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करें। हमें बच्चे के साथ उसके मनोविज्ञान को समझकर, परिस्थितियों को देखकर फिर हमें उससे व्यवहार करें। हम उस पर झूठे सच्चे शक ना करें। यदि कोई चीज है तो पहले हम प्रमाणित कर लें, अंधेरे में तीर ना छोड़ें, घोड़े ना दौड़ाएं कि ये ऐसा ही बच्चे ने किया होगा, ऐसे हम घोड़े ना दौड़ाएं, बल्कि प्रमाणित और पुष्ट सूचनाओं के आधार पर यदि हमको बच्चे पर कोई शक है, कोई हमें ऐसा लगा है कि बच्चे ने कुछ गलत काम किया है, तो हमें पहले प्रमाणित कर लेना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है, तब तो हम उस बच्चे पे प्रेशर डालें। और नहीं तो हम यदि बच्चे पे ऐसे प्रेशर डालेंगे तो मान के चलिए बेटा कि बच्चा आपसे भी दूर हो जाएगा, परिवार से दूर हो जाएगा, और न जाने किस तरीके की आपराधिक प्रवृत्तियों में धीरे 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 वो अग्रसर होता ही चला जाएगा। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों के साथ उनका बाल मनोविज्ञान कैसे समझें, बच्चों का मन कितना कोमल होता है, किस तरीके से वो प्रेशराइज हो जाते हैं, प्रेशराइज होकर वो उस चीज के लिए भी हाँ करने लगते हैं जो चीज उन्होंने की ही नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत ही कोमल होती है, उनका स्वभाव बहुत ही कोमल होता है। वो जो बड़ों के टेढ़े मेढ़े और तर्कपूर्ण प्रश्न होते हैं उनका वो इतना सामना नहीं कर पाते। वो उनकी बौद्धिकता, बड़े बड़े लोगों की जो बौद्धिकता है, जो उनकी ज़्यादा होशियारी है, उस जाल में उलझ कर रह जाते हैं, और बड़ों को तो सत्य हाथ नहीं लगता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो असत्य रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है और थोड़े बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना है अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए। इसके आगे मैं फिर बताऊंगी, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।